देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 5 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक को मंजूरी। जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के निर्वाचन को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में आज दोपहर करीब 12 बजे करेगी सुनवाई। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान जारी। 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया। कई सड़कें बंद। प्रदेश में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 187 सड़कें बंद। एक बार फिर से बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून की करेंगे, जहां सीएम धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अब खत्म होगा। 1 जुलाई 2026 से खत्म होगा बोर्ड के तहत 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म करने के लिए कहा गया 1 जुलाई 2026 से ये खत्म किया जाएगा। तो वही बोर्ड के तहत 452 मदरसे रजिस्टर्ड किए गए हैं। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, जहाँ सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म किया जाएगा। तो 1 जुलाई 2026 से इसकी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बोर्ड के तहत 452 मदरसे रजिस्टर हैं, जिन्हें खत्म करने की तैयारी। तो सीएम धामी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म करने की तैयारी ऐसे में की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो मदरसे सही तरीके से सुचारू रूप से चालू नहीं है, उन्हें खत्म किया जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है सीएम कैबिनेट का। और अब जो शिक्षा बोर्ड है उसे खत्म करने की कवायद शुरू होगी। तो आपको बताते चले कि 1 जुलाई 2026 से इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो 452 मदरसे रजिस्टर हैं, जिन्हें अब शिक्षा बोर्ड खत्म करेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। तो 1 जुलाई 2026 से ये खत्म किया जाएगा। तो वहीं धामी कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम पेश करने पर मोहर लगा दी। अधिनियम के तहत अब मुस्लिम समुदाय के साथ ही सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलेगा। तो बीजेपी ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए एक्ट, धामी की तैयारी, कांग्रेस को मंशा पर शक। सरकार का कदम सकारात्मक, बोली बीजेपी। कांग्रेस ने कहा सेट करेंगे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव। धामी कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। प्रस्तावित विधेयक के तहत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को भी ये सुविधा मिलेगी। ये देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। ये अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता बनी रहे। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का होगा गठन, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थान को प्राधिकरण देगा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा। अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मान्यता संस्थान का सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत पंजीकरण होगा जरूरी। भूमि, बैंक खाते और अन्य संपत्तियां संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। वित्तीय गड़बड़ी या धार्मिक और सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध गतिविधियों पर मान्यता हो सकती है रद्द। प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षा दी जाए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इसे भी सुनिश्चित करेगा प्राधिकरण। बीजेपी ने अधिनियम लाने के धामी कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने उत्तराखंड में इस एक्ट को लाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पहले से सरकार के अधीन जो शिक्षण संस्थान हैं, उनकी व्यवस्थाएं तो बीजेपी सरकार संभाल नहीं पा रही और केवल हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इस एक्ट को लाया जा रहा है। जिस तरह से मुसलमानों को सिर्फ
अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल था, उसी तर्ज पे जहाँ पर जो अन्य समुदाय हैं, हमारे सिख भाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा देकर के उनके शिक्षण संस्थानों में भी ये सुनिश्चित करना कि वहाँ पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए, ये धामी सरकार का एक सकारात्मक सोच है। एक दूरगामी परिणाम इस कदम के होंगे। इनके आधे से ज़्यादा स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, उसकी पहले चीज़ें ठीक करें, बाकी चीज़ें होते रहेंगे। लेकिन जो व्यवस्था आपकी ऑलरेडी चल रही है वो आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे और आप मदरसे और इस पर आगे, क्योंकि आपका वोट का एजेंडा है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव इसमें भी सेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बीजेपी की नीयत खराब है और इनकी आदत है नाम बदलने की। जैसे योजना आयोग का नाम बदला, पलायन आयोग का नाम बदला, सड़कों के नाम बदलते हैं। जीते जी स्टेडियम ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद सबसे ज़्यादा नामचीन व्यक्ति थे। अधिनियम को लेकर सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को अब पारदर्शी प्रक्रिया से मान्यता मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और राज्य सरकार के पास संस्थानों के संचालन की निगरानी करने और समय समय पर जरूरी निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। वहीं कांग्रेस इसे अल्पसंख्यक संस्थानों में हस्तक्षेप का प्रयास बता रही है। अब ये समय बताएगा कि अल्पसंख्यकों के संस्थानों में गुणवत्ता बनाने में ये अधिनियम कितना कारगर साबित होता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नैनीताल जिला पंचायत चुनाव पर बवाल कटा हुआ है। जिला पंचायत सदस्यों के अपराहन का आरोप लगाया गया। निर्वाचन को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। आज दोपहर करीब 12 बजे इस पर सुनवाई की जाएगी। तो 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान को लेकर नैनीताल में सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला था और कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हल्द्वानी विधायक सुमित नरेश सहित कांग्रेस नेता मतदान स्थल से कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत के 5 सदस्यों का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिस पर आज 12 बजे लगभग सुनवाई होने वाली थी। बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दोपहर 12 बजे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो नैनीताल जिला पंचायत चुनाव पर बवाल के बाद आज ये बड़ी जानकारी, जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का यह आरोप। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अपहरण की खबरें सामने आई थी और जिन 5 लोगों का अपहरण किया गया था उनका भी वीडियो सामने आ गया था। उन्होंने कहा था कि हम तो घूमने गए थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ हमने देखा कि पंचायत चुनाव संपन्न हुए तमाम जगहों पर, लेकिन नैनीताल में बवाल मचा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हो या वहां पर विधायक सुमित नरेश हो, उनके समेत तमाम जो दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आरोप लगाया कि उन लोगों के साथ मारपीट की गई और उनके जो 5 जिला पंचायत सदस्य हैं उनको उनके साथ मारपीट कर उनको अगवा करने की कोशिश की गई, उन्हें किडनैप कर लिया गया। ऐसे में ये मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में डीएम और एसएसपी जो है उनको भी तलब किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा या दोबारा चुनाव कराने की बात जो है डीएम द्वारा कही गई कि राज्य निर्वाचन आयोग से इसको लेकर पत्राचार रखा जाएगा। इसके बाद ये मामला जो है इसमें मतगणना भी हुई, क्योंकि जो नियमावली है उसमें कहीं पर भी नहीं था कि डीएम के या डीओ के हाथ में हो कि वो चुनाव को निरस्त करवाए। तमाम वीडियोग्राफी की और सुरक्षा के बीच इसकी मतगणना हुई, लेकिन इसका जो परिणाम आया वो सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको डबल लॉक में रखा गया और उसको अभी तक सुरक्षित रखा गया है। आज 12 बजे हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी, जहां पर ये डबल लॉक में जो परिणाम है उसको भी हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा और इसमें जो हाईकोर्ट अब आगे फैसला लेगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। क्योंकि जो 5 जिला पंचायत सदस्यों के अगवा करने की बात कांग्रेस द्वारा कही गई थी, उनका वीडियो सामने आया, जिसके बाद और विवाद हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि हम घूमने गए हुए थे, हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ऐसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पहले एक तो भाजपा ने उन्हें अगवा करवाया, उसके बाद उन्हें धमकी देकर या उन्हें लालच देकर ये वीडियो बनवाया गया है, वरना वो 5 लोग जो है उनके सामने मारपीट किया था और उन्हें अगवा किया गया था। बिल्कुल शुभांगी, उस दिन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें उनको मारपीट के मारा पीटा जा रहा था और उसके जरिए गाड़ी में जबरदस्ती बिठाने की कोशिश भी की जा रही थी। उसके बाद ये दूसरा वीडियो आता है, तो इस पर सवाल तो खड़े होते हैं कि पहले वाले वीडियो पर यकीन करें या फिर दूसरे वाले वीडियो पर। बिल्कुल, देखिए, सवाल जरूर खड़ा होता है क्योंकि उस दिन जो बवाल मचा, उस दिन जो वीडियो वायरल हुई, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ लोगों को
वहां पर मारपीट कर वहां से घसीट कर ले जाया जा रहा है, जबरन ले जाया जा रहा है। लेकिन उसके कुछ समय बाद अगले दिन एक वीडियो और जारी होता है जिसमें 5 जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो एक साथ बैठकर एक वीडियो बनाते हैं, जारी करते हैं कि हम लोग घूमने गए हुए थे। तो ये अपने आप में व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि एक दिन पहले लोगों के साथ जबरन चीजें की जा रही है और आप अगले दिन एक वीडियो भेज रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं और हम लोग घूमने गए हुए थे। ऐसे में कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये जबरन उनकी या तो बंदूक की नोक पर उनसे ये सब बुलवाया गया या तो उन्हें कोई बड़ा लालच दिया गया। यही कारण है कि वो दोबारा से वीडियो जारी कर रहे हैं। अब यही कारण है कि जो परिणाम आया है वो अभी तक सुरक्षित रखा गया, उसको अभी तक डबल लॉक में रखा गया और आज 12 बजे के करीब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और वहां पर रखा जाएगा, तमाम बातें रखी जाएंगी। वहां पर पुलिस प्रशासन जो है, डीएम जो है वो भी अपनी, क्योंकि रिपोर्ट उनको देने को कहा गया था कि क्या कुछ पूरा मामला है। डीएम ने राज्य बिल्कुल शुभांगी हमारे साथ बनी रही, एक और बड़ी अपडेट साझा कर दे लोगों तक, जहां उत्तराखंड में अभी भी खतरा नहीं टला है। तो कई जिलों में बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान भी जताया गया, तो वहीं 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई सड़कें बंद है, वहीं एसईओसी ने डीएम को सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो प्रदेश में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 187 सड़कें बंद है। अल्मोड़ा में 5 और बागेश्वर में 15, चमोली में 2 मार्ग बंद किए गए, देहरादून में 8, नैनीताल में 5 सड़कों पर आवागमन ठप नजर आ रहा है। तो पौड़ी की बात करें तो 31 मार्ग वहां पर बंद है, पिथौरागढ़ में 28 और रुद्रप्रयाग में 23 सड़कें अवरोध मिली है। तो टिहरी में 13, उधम सिंह नगर में 4 एवं उत्तरकाशी जिले में 34 सड़कें बंद कर दी गई हैं। तो लगातार जिस तरीके से देखिए उत्तराखंड के हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं और आने वाले लगभग 4 से 5 दिनों में इसी तरीके के हालात वहां पर नजर आने वाले हैं, क्योंकि लगातार बारिश को लेकर वहां पर अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी बनी हुई है। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी इस पर निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि अभी लग रहा था कि शायद अब खतरा टल जाए, लेकिन स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और आने वाले दिनों में इसी तरीके की बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रदेश के अंदर बारिश देखने को मिल रही है और पहले तो 15 तारीख तक ये पूरा अलर्ट था, उसके बाद शायद लगा था कि बारिश, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई सारे जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खास तौर पर उत्तरकाशी है, देहरादून है, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, ये ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और उसके साथ साथ जो निचले इलाके वहां पर बाढ़ जैसी संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जलभराव की समस्या मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, अभी 150 से ज्यादा सड़कें इस वक्त प्रदेश के अंदर बंद है। जो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो हाईवेज हैं, जहां से जो पैदल मार्ग हैं, वो लगातार वहां पर बोल्डर गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है और यही कारण है कि कई सारे लोग वहां पर फंसते हुए भी नजर आए। बीते दिन हमने देखा कि मधमेश्वर का जो पैदल मार्ग है, जिसे बीती केदार भी कहा जाता है, वहां पर कई 200 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। लेकिन अभी भी जो लोग वहां पर हैं, वो उनको सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है कि आप वहीं पर ठहरिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो खतरा बढ़ सकता है। यानी कि अब आने वाले शुभांगी, देखिए बीते दिनों हमने हर्षिल की तस्वीरें भी देखी, हमने धरौली की तस्वीरें, धराली की भी तस्वीरें हमने देखी। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, उसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है और किस तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें? क्योंकि इस दौरान हम देख रहे हैं कि पर्यटक वहां पर बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं, बारिश का समय है, ऐसे में लुत्फ उठाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको अलर्ट करने के लिए क्या कुछ? बिल्कुल, जैसे जिस तरीके की आपदा धराली में आई, वैसे ही हालात अन्य जगहों पर भी बन रहे हैं और बारिश का एक बार फिर से अलर्ट है। इसलिए कोशिश की गई है प्रशासन और सरकार द्वारा कि जो लोग यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, उन सबसे पहले उन तक तो ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अभी आप थोड़ा यात्रा में आने से बचें, क्योंकि खासकर जो चारधाम के रूट से वहां पर खतरा बना हुआ है, वहां पर भूस्खलन हो रहा है, बोल्डर्स गिर रहे हैं, वहां पर कभी भी रास्ते वॉश आउट हो सकते हैं। ऐसे में पहले तो ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यात्रियों तक, तीर्थयात्रियों तक, कि आप अभी थोड़ा मौसम का अपडेट लेने के बाद ही यात्रा में आए। ऐसे में डीडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम्स अलर्ट मोड पर है, आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है, जेसीबी तैनात की गई है और ऐसी जगहों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। और जो लोग वहां पर यात्री जो है वो फंसे हुए, सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि उनको सुरक्षित तरीके से उन जगहों से बाहर निकाल लिया जाए। पुलिस प्रशासन जो है वो भी अपनी गाड़ियों के माध्यम से अलग अलग अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है। और जलस्तर क्योंकि नदियों का बढ़ा हुआ है, ऐसे में प्रशासन ये भी अपील कर रहा है कि नदियों के आसपास जाने से बचे और जो घर नदियों के आसपास है वहां से भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप नदियों के आसपास ना जाए और अगर ज्यादा खतरा होता है तो उनको वहां से शिफ्ट करने की कवायद जो है वो भी की जाएगी। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी में आफत की बारिश नजर आ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद है। बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मार्ग में मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। ऐसे में बारिश से लोगों को परेशानी भी हो रही है। लगातार हो रही भारी बारिश से जहां आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालू पानी, मेरलता, डबरानी, सोनगाड के पास धसाव हो गया है। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बाधित नजर आ रही है और साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नारद चट्टी, राना
थाना चट्टी, कल्याणी आदि स्थान पर अवरुद्ध सड़कें नजर आ रही हैं। तो बड़कोट की बात करें तो वहां पर विकासनगर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान बॉनीघाट के पास से सड़कें अवरुद्ध हैं। मार्गों को सुचारू करने हेतु मशीनरी का उपयोग भी लगातार रास्ते किया जा रहा है, लेकिन मलबा अधिक होने के कारण लगातार बारिश के चलते मार्ग अभी तक नहीं खुल पाया। तो वहीं मलबा हटाने की जद्दोजहद जारी है। मशीन तो लगी अपने साइड ना, बढ़िया करेगा। आगे बढ़ते हैं। रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश से लोहा घाट में ब्लॉक की सीमांत पुल्ला चमदेवल सड़क मलबा आने से पूरी तरीके से बंद हो गई और सड़क बंद होने से गर्भवती महिलाएं, स्कूल के बच्चे, टीचर, स्टाफ और यात्री घंटों सड़क पर फंसे नजर आए। किसी तरीके का फिलहाल जान जोखिम में डालकर शिक्षक, शिक्षिकाओं और बच्चों ने सड़क को पार किया। क्षेत्र के पंडित मदन कॉलोनी और अन्य लोगों ने बताया कि विभाग को सूचना देने के बावजूद भी घंटों से सड़क को नहीं खोला गया। कई वाहन व यात्री सड़क में फंसे भी नजर आए। उन्होंने कहा कि विभाग की घोर लापरवाही इस दौरान सामने आई और जिससे जनता की परेशानी भी बढ़ी। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क खोलने की मांग की है। तो देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में हालात बने हुए, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में यात्री फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं। तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर ब्रह्मखाल क्षेत्र के ग्राम सभा गेम्बला में NH 134 पर सटे हुए विशालकाय चीड़ के वृक्ष दिनों दिन हादसे को न्योता दे रहे हैं। बात की जाए सड़क की तो उसके ऊपर की भूमि का लगातार कटाव होने के कारण सड़क के ऊपर बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष गिरने की कगार पर नजर आ रहे हैं। लगातार गाड़ियों की आवाजाही बनी रहती है। वहीं गेबला गांव, तलोग और स्यालना, ठिकरा, बुठियारा गांवों में भी लोगों को परेशानी हो रही है। स्कूल जाते वक्त बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि वन विभाग जल्दी से जल्द इससे पेड़ों को यहां से हटाए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। पेड़ यहाँ पे खतरे की झंडी है और हमारे बच्चे यहाँ पे रात दिन रोड पे चलते हैं, इनके लिए खतरा है। और मैं वन विभाग से यही कहना चाहता हूँ कि ये पेड़ जो है तुरंत गिराना चाहिए। धन्यवाद। तो वहीं रायवाला के प्रतीक नगर में होशियारी देवी मंदिर के पास एक स्कूल में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर भीड़ देखकर गुलदार स्कूल से निकलकर धान की फसल में घुस गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गुलदार कुछ देर बाद जंगल से भाग निकला। रिहायशी इलाके में गुलदार के आने से क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए लोगों ने वन विभाग उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भरानी शहर में 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा सत्र चलने जा रहे हैं और इस बीच कांग्रेस विधायक लगातार सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सरकार कम समय के लिए सदन बुला रही है। इससे पहले भी जब बजट सत्र और राज्यपाल का अभिभाषण था, उसकी अवधि भी कम थी और इस प्रदेश के कई बड़े विषय हैं जिनमें व्यापक चर्चा होनी जरूरी है। इसमें आपदा है, जल भराव है, कानून व्यवस्था है, स्कूल के मुद्दे हैं और जिस पर विधानसभा में ये मुद्दे रखे जाएंगे। ऐसे ही उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में गोलियां चलना अपने आप में गंभीर विषय माना जा रहा है, जिसको सत्र के दौरान रखा जाएगा। हम लगातार कांग्रेस पार्टी एक मुखर होकर और अपनी बातों को नियमों के तहत सही तरीके से अपने विषयों को हम रखते हैं। अब रहा सवाल अभी सरकार का कि ये सरकार कम समय के लिए सदन बुला रही है। अभी विधानसभा बजट और राज्यपाल का एड्रेस जो था उसके लिए भी समय कम था और अभी भी बहुत समय नहीं है, क्योंकि अभी इतने बड़े विषय इस प्रदेश में हैं जिसमें आपदा सबसे बड़ा विषय है, तो उस पर एक व्यापक चर्चा होनी ज़रूरी है। कोई प्रदेश ऐसा, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं, या तो वहाँ दैवीय आपदा होगी या मंगलौर जैसी जगह है जहाँ जल भराव की स्थिति बहुत भयावक है। ये सरकार की नाकामयाबी की वजह से है, सरकार सही काम नहीं कर रही। तो वहीं कालाढूंगी के कोटबाग मुख्य मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिससे राहगीरों को बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ नजर आ रहा है। लोक निर्माण विभाग रामनगर 3 माहपुर भी इस मार्ग से
टल्ले लगा चुकी है और 3 माह बाद ही सड़कों का ये हाल देखकर लगता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा। ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग की मिलीभगत से सरकारी धन की जमकर बंदरबाट हो रही है। दर्जनों राहगीर इन गड्ढों में चोटिल होकर हाथ पांव तुड़वा चुके हैं। वहीं ग्राम सभा के कई परिवारों की महिला हायर सेंटर में अभी भी इलाज करवा रही है। मार्ग है और ये कई ग्राम सभाओं को जोड़ता है। कम से कम यहाँ से 80 किलोमीटर तक की ये रोड आगे को गांव तक जाती है और यहाँ पर काफ़ी समय से, आज इसको कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल में जब भी होता है डामरीकरण, ऊपर से टल्ले लगा दिए जाते हैं और ये रोड आज तक नहीं बन पाई। हर बरसात में इतने गड्ढे हो जाते हैं, कई आदमी चोटिल हो गए, कई आईसीयू में भर्ती हैं, कितने लोगों के एक्सीडेंट हो गए, ख़त्म हो गया परिवार, लेकिन ये रोड आज तक नहीं बनी। और अभी इस हाल देखिए, ये किस तरह से बिल्कुल खड्डे खड्डे हो रहे इस रोड में, चलने लायक। इसको क्या करना है, ये 5 बार तो इसकी रिपेयरिंग हो चुकी है। ठेकेदार लोग सब खा दे रहे हैं सब, और सब गड्ढे हैं रोड में, महिलाएं हैं, वो हैं, सब बेकार चल रहा है, परेशान है आम जनता, बिल्कुल एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, हरीश सनवाल की घरवाली गिर गई है, आम के पेड़ के यहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, आपने देखे होंगे। और भास्कर बुल्लाकोटी की घरवाली गिर गई इसी गड्ढों के कारण। एक्सीडेंट इतने रात दिन हो रहे हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं गिर जा रही हैं। आखिर होगा क्या? हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, इस गड्ढों का होगा क्या? ये हालत बेहतर से बेहतरीन हो रही है। उन्हें कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, कहाँ है विकास? विकास के तो रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलियार हाईवे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। बदमाश पर नाबालिग लड़की से कुकर्म करने का आरोप लगाया। वहीं आरोपी पर गंगनहर कोतवाली और आसपास के थानों में 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और कुछ दिन पहले ही जेल से वो बाहर आया। आरोपी, आपको बताते चले कि गंगनहर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर भी है। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपी को रोकने का प्रयास किया गया। बदमाश ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग झोंक दी। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली मारी। घायल बदमाश को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी बदमाश रुड़की की पुरानी तहसील का रहने वाला बताया गया। में पनियाला कट के पास में एक वाहन चेकिंग के दौरान आज एक एनफील्ड मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा तत्काल जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी, जिसे तत्काल संयुक्त चिकित्सालय रुड़की में लाया गया है। और इसके अब जो प्रारंभिक जांच इससे अभी तक हमें पता चला है, ये व्यक्ति, इसका नाम ओबेस पुत्र फुरकान है और ये थाना गंगनहर का हिस्ट्री शीटर भी रहा है और करीब 14 से ऊपर अभियोग इसके भिन्न भिन्न धाराओं में दर्ज हैं। अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिली है, अभी कुछ दिन पूर्व एक बच्चे के रेप के और पोक्सो एक्ट के तहत ये व्यक्ति वांछित भी चल रहा था। तो उत्तरकाशी के आराकोट में सेब की तुड़ान जारी है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से किराड़ू मोटर मार्ग बंद है और इस वजह से किसान अपनी फसल बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे। राहत कार्य में लगाई गई पोकलैंड मशीन नदी में फंस गई है, जिससे समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। यदि मार्ग जल्द नहीं खुला गया तो लाखों रुपए की सेब की फसल खराब होने की आशंका भी यहाँ पर नजर आ रही है। बरसात का सीजन है। आज सुबह से मुझे वहाँ से अनेकों कॉल्स आई हैं और मैंने संबंधित विभाग को कहा है, मशीनें वहाँ के लिए निकल गई है और निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो क्षेत्र भी आपदा की दृष्टि से बहुत सेंसिटिव है। लेकिन फिर भी जितनी भी चुनौतियाँ होगी उनसे लड़ते हुए हमको समाज जीवन के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उसके दुख और तकलीफ किस प्रकार से कम हो सकते हैं, इसके लिए प्रयास करना है। तो रायवाला के प्रतीक नगर में होशियारी देवी मंदिर के पास एक स्कूल में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर भीड़ देखकर गुलदार स्कूल से निकलकर धान की फसल में घुस गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन गुलदार कुछ देर बाद जंगल में भाग निकला। रिहायशी इलाके में गुलदार के आने से क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए वन विभाग की टीम दिन और रात को इलाके में गश्त करेगी, लेकिन ग्रामीणों को भी सतर्क रहने के लिए यहाँ पर अपील की गई है। तो पछवादून क्षेत्र में इन दिनों लगातार लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के मामले नजर आ रहे हैं और वहीं पर उपजिला अस्पताल विकासनगर के हड्डी रोग चिकित्सा ओपीडी में हर रोज 3 मामले नजर आ रहे हैं और ऐसे में मरीजों की इस हालत के लिए सड़कों पर बने गड्ढे भी काफी हद तक जिम्मेदार माने गए। तो वहीं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर अरविंद राणा का कहना है कि इससे बचने के लिए वाहन सवार कमर को सीधा रखें, साथ ही गाड़ी में लंबे समय तक सफर के दौरान शरीर को हिलाते डुलाते भी रहें।
रोड ऊपर खबर रोड रहती है, उसमें गड्ढे रहते हैं, उसमें जब कोई गाड़ी से जाता, खासकर बाइक से या कार से, तो उनको जो झटके लगते हैं गड्ढे में, जो वाइब्रेशन होते हैं, उससे माइक्रोशॉक से उसको बोला जाता है, वो गाड़ी की सीट की तरह उसमें रीढ़ की हड्डी और जो जिसकी वजह से जो हमारी डिस्क है वो घिसने लगती है। डिस्क घिसने की वजह से क्या होता है कि हमारे कमर में लगातार दर्द बना रह सकता है और तथा नसों में दबाव हो सकता है, जिसे सियाटिका कहते हैं। तो वहीं वॉरियर्स गर्ल्स फाउंडेशन ने आईएमए ब्लड बैंक के साथ मिलकर हरबतपुर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और शिविर में पहुंचे क्षेत्र के रक्तदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। शिविर में सुबह से ही बारिश के बीच पहुंचे रक्तदाताओं ने लगभग 40 यूनिट रक्तदान किया। फाउंडेशन हमेशा से ही सामाजिक कार्यों को में तत्पर रहती है और वह समाज के लिए कार्य करती रहती है। इसके चलते इसको आगे बढ़ाते हुए आज मंगलम फार्म हाउस हरबतपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौसम को देखते हुए कि आजकल बरसात बहुत अधिक हो रही है और मच्छरों का प्रकोप भी बहुत अधिक है और जिससे कि डेंगू का खतरा बढ़ता है और इसमें ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो आज ब्लड डोनेशन कैंप इसी उद्देश्य के लिए लगाया गया है कि किसी को भी ब्लड की कमी ना महसूस हो और टाइम से सभी को ब्लड मिल सके। रक्तदान सर 40 यूनिट हुई है। आज हमारा लक्ष्य जो था वो 50 का था, पर लेकिन बारिश के मौसम के चलते 40 यूनिट ही हुई है। नेक्स्ट टाइम हम 50 को क्रॉस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड में जल्दी ही हिंदू सेवा के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है और इस वेबसाइट पर लोगों को हिंदू दुकानदारों की जानकारी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा हिंदू कारीगर, हिंदू मैकेनिक आदि की जानकारी भी उपलब्ध होगी और ये वेबसाइट काली सेवा संगठन लॉन्च करेगा। आज काली सेवा सेना संगठन का महासम्मेलन ऋषिकेश में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी आनंद स्वरूप महाराज की उपस्थिति नजर आई। ऋषिकेश तो एक बिंदु है जहां से वृत्त खींचा जाना है पूरे देवभूमि का। उत्तराखंड देवभूमि है और यह प्रयास मेरा है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार का अवैध जो प्रवेश हो रहा है इस्लामिक जिहादियों का, उस प्रवेश पे प्रतिबंध लगे। सरकार तो मौन होकर के बैठ गई है। सरकार के सारे अधिकारी भ्रष्टाचार करके आज जितने भी जिहादी हैं उनको बसाने का काम कर रहे हैं। सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। अब तो उनकी पहुंच सरकार तक पहुंच गई है। सरकार में अलग अलग पदों पे जाकर के बैठाए गए हैं और वो दिखते हैं जब वो दारुल हरब की बात करते हैं। तमाम अभी एक समझ है जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष है, मंत्री भी बना दिया गया है, वो सुनियोजित तरीके से जहां रहते हैं वहां पूरी तरह से हिंदुओं को बाहर भगा रहे हैं। वो चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी का जो मुस्लिम लीडर है वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है और सरकार भी उन्हीं का समर्थन कर रही है। इसलिए मैं उत्तराखंड के लोगों को कहने आया हूं कि यदि उत्तराखंड को जिहाद मुक्त कराना है तो सरकार के भरोसे मत रहिए। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार।